जय हिंद। आज मैग्नेटिज्म के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। हमने सर पिछले लेक्चर में पढ़ा था सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। तो देखो सर, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस, इसको सर हम इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई यूनिट जो होता है सर, एसआई यूनिट इसका हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी, हेनरी होता है सर। समझ रहे हैं? बात है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। हमने कल पढ़ा था सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है E बराबर एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, जहाँ एल क्या था सर? कांस्टेंट। एल आपका कांस्टेंट था, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, माने किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। डी आई बाई डी टी क्या है सर? डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल। देखो, रेट ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हमने क्या लिखा था? माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में है, और ये सिर्फ आपका क्या है सर? मैग्नीट्यूड है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं। हाँ, कहता है देखो, ये आपका कॉइल है। इस कॉइल में अपने ही फ्लक्स के चेंजिंग के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। समझ रहे हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मतलब इसमें करंट जितना चेंज होगा, मतलब इसमें करंट जितना चेंज होगा, माने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जितना ज़्यादा होगा तो इसमें चेंज करने वाला फ्लक्स का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। माने डी फाई बाई डी टी, माने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का उतना ही वैल्यू ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं? माने डी आई बाई डी टी जितना ज़्यादा होगा, डी फाई बाई डी टी भी आपका उतना ही ज़्यादा होगा इसमें। इसलिए हमने लिखा था। और चूँकि जानते हो सर, ई बराबर होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी किस पर डिपेंड कर रहा है? डी आई बाई डी टी पर। माने इसमें जितना ज़्यादा करंट चेंज होगा, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डी आई बाई डी टी पर डिपेंड कर रहा है। माने डी फाई बाई डी टी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डी आई बाई डी टी के प्रोपोर्शनल है ना, डी आई बाई डी टी के। इसलिए तो हमने लिखा था ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। हमने इसको हटाया था, क्या लिखा था? एल डी आई बाई डी टी। नहीं, जहाँ एल आपका कांस्टेंट था, इसी को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। माने इस कॉइल का अपना सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस है क्या सर? सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। ये किसी कॉइल का प्रॉपर्टी है जो करंट चेंजिंग का अपोज करता है। इट अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये रेट ऑफ करंट चेंजिंग का अपोज करता है। ये करंट फ्लो का अपोज नहीं करता इंडक्टेंस के कारण। इंडक्टेंस के कारण आपका इंडक्टर जो है, इंडक्टर माने कॉइल जो है, वो आपका क्या करता है? करंट चेंजिंग का अपोज करता है। जो करंट चेंज हो रहा है उसको डिले करने का काम करता है। समझ रहे हैं? जैसे मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है 2 एम्पियर पर सेकेंड, 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी के कारण ये जो 2 एम्पियर पर सेकेंड है इसको डिले कर देगा। हो सकता है कर दे 1.95 एम्पियर पर सेकेंड। ये डिले कर दिया ना, माने जो 2 एम्पियर पर सेकेंड था, अब इंडक्टेंस के कारण कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो गया? 1.95 एम्पियर पर सेकेंड। समझ रहे? तो ये आपका क्या होता है? करंट चेंजिंग का आपका क्या करता है सर? अपोज करता है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का क्या करता है? अपोज करता है। समझ रहे? इंडक्टेंस के कारण, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। हाँ, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, डिले करने का काम करता है इंडक्टेंस के कारण। किसके कारण? इंडक्टेंस के कारण। और जहाँ देखो, अब इंडक्टेंस आपका एल जो है सर, ये जो इंडक्टेंस है, इस इंडक्टेंस आपका जो है ये किसी कॉइल का अपना प्रॉपर्टी है, अपना प्रॉपर्टी है जो आपका कॉइल के शेप और साइज पर डिपेंड करता है। इसमें नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माने डी फाई बाई डी टी पर भी इसका वैल्यू क्या करता है? डिपेंड करता है। माने एल का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है।
कॉइल के शेप और साइज पर डिपेंड करता है, कॉइल के शेप और साइज पर डिपेंड करता है। इसमें आपका जो फ्लक्स चेंजिंग का जो रेट है d∅dt पर डिपेंड करता है। माने एल जो डिपेंड करता है कॉइल के नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है, इसके शेप और साइज पर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है और रिलेटिव परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है। माने कॉइल जिस पर लपेटा हुआ रहता है, कॉइल का ये जो कोर है ये जैसे मान लो ये कोर है, तो कोर का जो रिलेटिव परमेबिलिटी है ना उस पर भी कॉइल का इंडक्टेंस डिपेंड करता है सर। तो इंडक्टेंस आपका क्या है सर, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द और डिले माने लेट कर देना, डिले द चेंज इन करंट इन द कॉइल। माने कॉइल में जो करंट चेंजिंग का रेट है इसको डिले करने का काम करता है, इसको अपोज करने का काम करता है। लेकिन इंडक्टेंस के कारण कॉइल कभी करंट फ्लो का अपोज नहीं करता है, इट ओनली डिले द चेंज इन करंट इन द कॉइल। ये करंट कॉइल में जो करंट चेंज कर रहा है उसको सिर्फ डिले करने का काम करता है। क्लियर? हाँ, तो कॉइल में जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड आपका क्या, L/di/dt। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका क्या होगा सर, -L/di/dt होगा, -L/di/dt। माइनस साइन क्या शो करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन शो करता है, जो लेंज लॉ के कारण आता है। किसके कारण आता है, लेंज लॉ के कारण। अब जैसे हम थोड़ा सा इसको लेंज लॉ एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर कि लेंज लॉ यहाँ कैसे अपोज करेगा। देखो इधर पहले मान लो हमारा क्या है सर, आपने ये आपका क्या है सर, ये कॉइल है, इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिए, वेरी करेंगे तब ना करंट चेंज होगा आपका, तभी करंट आपका चेंज होगा। और ये आपका बैटरी है सर, जो ही आर को चेंज करोगे तो करंट आपका चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज होगा, और जब फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज होगा तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या होगा, ई होगा। समझ रहे हैं, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका ई होगा। तो कह रहा है कि ई का डायरेक्शन इस प्रकार होगा, ई का डायरेक्शन इस प्रकार होगा कि इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस कॉइल में जो मान लो करंट आपका क्या कर रहा है सर, करंट आपका राइज कर रहा है, करंट आपका राइज कर रहा है, राइज कर रहा है माने करंट चेंज कर रहा है। तो कह रहा है कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण कॉइल में जो करंट फ्लो होगा इस करंट राइजिंग का अपोज करेगा, माने इसके कारण इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण आपका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, माने इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा सर वो आपका ये वोल्टेज का क्या होगा, अपोजिट होगा। इस वोल्टेज का आपका क्या होगा, अपोजिट होगा। समझ लो? हाँ, इसका क्या होगा, जैसे मान लो बैटरी का पोलैरिटी इस प्रकार है, बैटरी का पोलैरिटी इस प्रकार है, तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा कि इसके कारण जो करंट फ्लो होगा, ये जो करंट इस डायरेक्शन में मान लो बढ़ रहा है, इसके कारण इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, माने करंट चेंजिंग का क्या करेगा, अपोज करेगा, करंट के बढ़ने का क्या करेगा सर, अपोज करेगा। मान लो कि अब करंट घट रहा है, करंट घट रहा है, मान लो करंट ऐसे घट रहा है, तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, इस करंट घटने को अपोज करेगा, माने करंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसके कारण माने अब इसको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। यही तो लेंज लॉ है, जो जिसके कारण प्रोड्यूस होता है उसी का विरोध करता है। माने यदि करंट राइज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, इसके कारण जो कॉइल में करंट होगा वो करंट राइज का अपोज करेगा, माने इसके कारण करंट जो होगा इस करंट का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब मान लो ये करंट घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, ये जो करंट घट रहा है तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन के कारण जो करंट होगा उसी के डायरेक्शन में होगा, माने करंट को घटने का क्या करेगा, अपोज करेगा। यही तो है आपका लेंज लॉ। तो अब हम सर आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो इधर सेल्फ इंडक्टेंस का क्या एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखो चूंकि जानते हो मैग्नीट्यूड जानते हो, ई बराबर होता है L/di/dt, इसीलिए आपका क्या लिख सकते हो, L बराबर क्या लिख सकते हो, E/di/dt। तो ये आपका पहला एक्सप्रेशन हो गया सर।
क्या आ गया, पहला एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो चूंकि दूसरा एक्सप्रेशन क्या जानते हो, चूंकि ई बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी, और एक फॉर्मूला कहाँ से आया है, ई बराबर एन डी फाई बाई डी टी से आया है। नहीं, इसी को ऐसे हम लिख सकते हैं, ई बराबर लिख सकते हैं डी एल आई अपॉन डी टी, इसको एक्सप्रेशन पहला मान लें, और इसी एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, ई बराबर डी एन फाई अपॉन डी टी, ये दूसरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, ये बेसिक एक्सप्रेशन है फैराडे लॉ का, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन से आया है ना सर। ये जो एल डी आई बाई डी टी आया है वो किसके कारण आया है, क्योंकि हमने लिखा था ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी फैराडे लॉ के अनुसार। फैराडे लॉ का जो दूसरा नियम है कहता है किसी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। और डी फाई बाई डी टी जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर, माने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स चेंजिंग का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। अरे भैया चूंकि जानते हो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो आपका क्या होगा, तो डी फाई बाई डी टी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी होगा, माने ई जितना ज़्यादा चेंज होगा वो भी उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। तो आपका क्या है, अब देखो तो दोनों एक्सप्रेशन में तो सेम ही ना है भैया, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो जब दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो हम क्या कर देंगे, एक और दो को इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 and 2, एक और दो को इक्वेट कर दो तो कितना हो जाएगा, एक और दो को इक्वेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, डी एल आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एन फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब क्या होगा सर, देखो इधर पहले, अब क्या हो जाएगा, इसीलिए एल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाई, इसीलिए आपका एल बराबर क्या हो जाएगा, एन फाई बट्टा आई। ये आपका इंडक्टेंस का दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया सर, दूसरा एक्सप्रेशन। दिस इज द सेकेंड एक्सप्रेशन। अब इसको इंडक्टेंस को अब यहाँ से एन फाई को हम क्या बोलते हैं सर, लिंकेज फ्लक्स बोलते हैं। एन फाई इज कॉल्ड लिंकेज फ्लक्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न एंड flux link with the coil, it is the product of number of turn and flux link with the coil। तो linkage flux है, the ratio of linkage flux and current flow through the coil is called inductance of the coil, self inductance of the coil। the ratio of linkage flux in the coil and current flow through the coil is known as self inductance of the coil, the ratio of linkage flux and current flow through the coil is known as self inductance of the coil। क्लियर, हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस आपका हो गया सर। और भी आप जानते हो और एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो, अब तो इसको हम मिटा सकते हैं, यहाँ से कैसे आ गया, अब इसको हम सर मिटा सकते हैं। ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया आपका। अब देखो तीसरा एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, चूंकि जानते हो चूंकि फाई इज इक्वल टू होता है एन आई बटा एस, माने एम एम एफ बटा रिलक्टेंस, नहीं एम एम एफ बटा क्या होता है सर, रिलक्टेंस होता है, हमने बताया है ना। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा सर, एल बराबर हम लिख सकते हैं एन बटा आई इंटू, और फाई के जगह क्या लिख सकते हैं, फाई के जगह लिख सकते हैं एन आई बटा एस, आई से आई कैंसिल, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर बटा एस। नहीं, जहाँ एन क्या है, कॉइल में आपका नंबर ऑफ टर्न है सर, कॉइल में आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न है ना, यानी इंडक्टेंस जो है कॉइल के नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रिलक्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माने रिलक्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा इंडक्टेंस उतना कम होगा। तो हमने बतलाया था जो आयरन कोर कॉइल होता है, आयरन कोर कॉइल उसका उसका रिएक्टेंस बहुत कम ना हो जाता है जी, उसका आपका जो रिएक्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। ये आपका जो रिएक्टेंस है, आपका जो आयरन कोर कॉइल है उसका रिएक्टेंस एस जो है बहुत कम होता है, आपका रिलक्टेंस आपका जो कॉइल होता है आयरन कोर कॉइल होता है उसका रिलक्टेंस बहुत कम होता है। जब रिलक्टेंस कम होगा तो इंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। माने जैसे तक वो सपोज दैट ये आपका एयर कोर कॉइल है, क्या है,
एयर कोर कॉइल माने जो कोर होगा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा, माने रिलेटिव परमेबिलिटी आपका क्या 1, ये आपका आयरन कोर कॉइल है। तो आयरन कोर कॉइल के लिए आपका क्या होगा, म्यू आर मच मच ग्रेटर देन 1। तो आपका जानते हो आपका एस इज इक्वल टू होता है एल बाई म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू ए। तो जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी कम उसका रिलक्टेंस ज़्यादा, और जिसका रिलक्टेंस ज़्यादा होगा उसका सेल्फ इंडक्टेंस कम होगा। और आयरन का रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है तो रिलक्टेंस कम ना जाएगा, जब रिलक्टेंस कम जाएगा तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। माने आयरन कोर कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है सर वो ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उसका रिलक्टेंस कम होता है। माने सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इंडक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। और भी एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, और भी एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, चूँकि एस बराबर होता है एल बाई म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू ए, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हो इसको, एल बाई म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू ए। इसीलिए एल बराबर हो जाएगा म्यू नोट इंटू ए, देखो सब ऊपर चला जाएगा, म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर ए बटा एल। दिस इज द एक्सप्रेशन, फोर्थ एक्सप्रेशन ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का फोर्थ एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन ई बराबर एल बराबर ई बटा डी आई बाई डी टी। आपका दूसरा एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, एल बराबर एन स्क्वायर बाई एस। तीसरा एक्सप्रेशन आपका क्या होगा सर, आपका एल बराबर एन फाई बाई आई। आपका चौथा एक्सप्रेशन म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर ए बाई एल। तो किसी भी एक्सप्रेशन से आप सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका सर सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन था। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो ना, देखो ई बराबर आपका एल डी आई बाई डी टी मैग्नीट्यूड होता है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर निकालोगे तो ई बटा डी आई बाई डी टी हो जाएगा। समझ रहे हो। अब क्या है, हमने इसी फॉर्मूला का यूटिलाइज किया है, क्योंकि एक और हमने फॉर्मूला लिखा था, ई बराबर होता है एन डी फाई बाई डी टी। तो ये क्या है, ये हमारा बेसिक फार्मूला है फैराडे लॉ का। ये आपका जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो चाहे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, सब के लिए एन डी फाई बाई डी टी होता है। ये बेसिक फार्मूला है। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू होगा वो एन डी फाई बाई डी टी होगा, या इसका डेरिवेबल फॉर्म होगा, या इसी से कोई फार्मूला हम जनरेट किए हैं। तो आपका जो एल डी आई बाई डी टी आया ये तो इसी से आया है ना सर। तो ये दोनों एक्सप्रेशन तो सेम ही होगा, तो दोनों को हम एक्सप्रेशन सेम कर दिए तो एल आई बराबर क्या हो जाएगा, एन फाई। तो यहाँ से एल बराबर एन फाई बटा आई, माने द रेशियो ऑफ लिंकेज फ्लक्स। ये देखो ओरिजिनल डिफिनेशन है इंडक्टेंस का, ये किसी कॉइल के इंडक्टेंस का आपका रियल डिफिनेशन है। द रेशियो ऑफ linkage flux in the coil and current flow through the coil is called self inductance of the coil। इसी एक्सप्रेशन का यूटिलाइज करके हमने ए निकाल लिया, चूंकि फाई बराबर होता है एन आई बाई एस, माने एम एम एफ बटा रिलक्टेंस होता है। इसलिए आपका क्या होगा सर, इसलिए आपका एल बराबर का क्या हो जाएगा एन स्क्वायर बटा एस। एस आपका क्या है सर, रिलक्टेंस है। फिर अब क्या है, एस का वैल्यू आपका क्या होता है सर, एल बाई म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू एल। तो हमने एस का वैल्यू पुट कर दिया था म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर बाई एल। दिस इज द फोर्थ एक्सप्रेशन ऑफ इंडक्टेंस। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको थोड़ा सा हम म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हम आपको बतलाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे मान लो हमारा सर एक कोई कॉइल है, ये कोई दूसरा कॉइल है, ये मान लो दोनों में आपका कॉमन फ्लक्स लिंक कर रहा है फाई 1 2। मान लो करंट I1 है, ठीक है, और दोनों के ये देखो, ये दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दोनों के बीच क्या है सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसके कारण जो इंडक्टेंस होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस, इसके अपने फ्लक्स के चेंजिंग के कारण जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ।
माने आपका सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन इसके फ्लक्स चेंजिंग के कारण जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। माने एक कॉइल में फ्लक्स चेंजिंग के कारण, ये पहले कॉइल में फ्लक्स चेंजिंग के कारण दूसरे कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, और इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। देखो ना, पहले कॉइल में आपका करंट चेंज करोगे तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज होगा, और इसका वाला फ्लक्स इस कॉइल में लिंक कर रहा है तो इसका फ्लक्स यहाँ चेंज कर रहा है, तो यहाँ जो लिंक करने वाला फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, जब किसी कॉइल में फ्लक्स लिंक करता है उसकी संख्या में चेंजिंग होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसका वाला फ्लक्स इसमें लिंक कर रहा है और चेंज भी हो रहा है, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा? तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका जो होता है सर, ईएम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of current in first coil. Mutually induced EMF in second coil is directly proportional to mutual induced EMF in second coil is directly proportional to rate of change of current in first coil. इसीलिए हम लिखते हैं EM मैग्नीट्यूड जो लिखते हैं M di1 अपॉन dt। आपका M क्या है सर? M आपका कांस्टेंट है। M आपका क्या है? कांस्टेंट है। इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हो? म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं सर, समझ रहे हैं? एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ, एम आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसका यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में लिखो तो ये आपका ई एम बराबर हो जाएगा माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी। यहाँ माइनस साइन जो है शो करता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। इसमें जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन शो करता है। चूंकि ये प्रोड्यूस कैसे हुआ है, इसमें फ्लक्स चेंजिंग के कारण हुआ है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है ईएम, इसके कारण जो इसमें करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा कि इसका जो फ्लक्स होगा ये इसके फ्लक्स का अपोज करेगा, इसके फ्लक्स के का अपोज। चूंकि इसके फ्लक्स के चेंजिंग के कारण प्रोड्यूस हुआ है, तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसके कारण करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा कि इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ये फ्लक्स इस कॉइल में फ्लक्स चेंजिंग का क्या करेगा? अपोज करेगा। यदि फ्लक्स चेंजिंग का रेट ज़्यादा है, माने फ्लक्स आपका लगातार बढ़ रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन इस प्रकार से होगा कि इसमें फ्लक्स बढ़ने के रेट को कम कर देगा। और यदि फ्लक्स इसमें घट रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा कि इसके कारण जो फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस होगा यहाँ फ्लक्स के घटने के रेट को कम कर देगा। माने बढ़ेगा तो उसको घटा देगा, यदि घटेगा तो उसको बढ़ा देगा, माने सपोर्ट करेगा। माने बिल्कुल क्या करता है? अपोज करता है। माने आपका जिसके कारण आपका इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है उस काउच का अपोज करता है। यदि बढ़ रहा है तो बढ़ने का अपोज करेगा, यदि घट रहा है तो घटने का अपोज करेगा। यही तो आपका लेंज लॉ है। तो आपका ई बराबर माइनस एम डी आई बाई डी टी। क्लियर? तो आपका मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है सर? ई एम बराबर एम डी आई बाई डी, जहाँ एम क्या है? दोनों कॉइल के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस है। देयर एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन बोथ कॉइल। म्यूचुअल माने परस्पर, दो के बीच। म्यूचुअल माने दो के बीच होता है, दो के बीच। यहाँ देखो ये दोनों के बीच म्यूचुअल है, माने आपका क्या है सर? देखो इधर पहले, दोनों के बीच आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसका जो होगा, मान लो फर्स्ट कॉइल है तो यहाँ मान लो सेल्फ इंडक्टेंस L1, तो इसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस है। मान लो इसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, तो ये अपना सेल्फ इंडक्टेंस है। लेकिन M जो है दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दोनों के बीच का इंडक्टेंस है। तो दोनों के बीच का इंडक्टेंस इसलिए क्या बोल रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा सर? चूंकि आपका ई एम बराबर क्या होता है? एम डी आई वन अपॉन डी टी, जहाँ डी आई वन अपॉन डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल, और ई एम क्या है? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल। इसीलिए आपका एम बराबर कितना हो जाएगा सर? ई एम अपॉन डी आई वन अपॉन डी टी, डी आई वन अपॉन, ये आपका पहला एक्सप्रेशन हो गया सर। अब देखो ये आपका जो देख रहे हैं ना, जो फ्लक्स देख रहे हैं कॉमन फ्लक्स है। माने कॉमन फ्लक्स कहने का मतलब 512, पहले कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे कॉइल में लिंक कर रहा है। माने 512 पहले में प्रोड्यूस हुआ और लिंक दूसरे में भी कर रहा है, इसलिए 512 जो है वो दोनों में लिंक कर रहा है। माने म्यूचुअल फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स है? म्यूचुअल फ्लक्स। 512 आपका क्या है सर? 512 ये आपका म्यूचुअल फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? म्यूचुअल फ्लक्स।
φ12 इसलिए लिखते हैं, प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स पहले कॉइल में, लिंक कर रहा है दूसरे कॉइल में, माने एक फ्लक्स जो है दोनों में लिंक कर रहा है, इसलिए इसको कौन सा फ्लक्स बोलते हैं? म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं। कौन सा फ्लक्स? म्यूचुअल फ्लक्स। अब देखो, चूंकि आपका क्या होता है सर, और भी लिख सकते हैं, चूंकि आपका एक तो यहाँ से हम पहला मान लेते हैं सर, और दूसरा और लिख सकते हैं, और ई एम बराबर लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में, इसमें मान लो नंबर ऑफ टर्न N2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 है, तो इसमें फ्लक्स चेंजिंग का रेट कितना हो जाएगा? इसमें फ्लक्स चेंजिंग का रेट d∅1 अपॉन आपका क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा सर? आपका इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न N2 है आपका d∅1 अपॉन dt। नहीं, जैसे हमारा बेसिक फार्मूला क्या होता है, E बराबर N/d∅/dt, तो आपका क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्न आपका N2 है, नंबर ऑफ टर्न N2 है, और ∅1 कितना? d∅1, और यानी फाई के जगह क्या लिखोगे? ∅12, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा EM बराबर क्या लिखोगे? N/d∅1 अपॉन dt। तो आपका ये दोनों एक्सप्रेशन तो सेम ही ना है, ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है? सेम। d∅1 अपॉन dt जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? di1 अपॉन dt पर डिपेंड करेगा। तो दोनों देखो ना भैया, ये ∅12 किसके कारण प्रोड्यूस होगा? I1 के कारण होगा, माने डी रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल। तो दोनों एक्सप्रेशन तो सेम ही ना है, दोनों एक्सप्रेशन आपका सेम है, इसलिए दोनों को बराबर कर दो, या ऐसे भी लिख सकते हो EM, ऐसे भी लिख सकते हो dMi1 अपॉन dt, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो इसको पहला एक्सप्रेशन मान लो, इसको और क्या कह सकते हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और EM बराबर लिख सकते हो आपका dN∅12 अपॉन dt। ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर कर दो, ये दोनों एक्सप्रेशन, तो दोनों बराबर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? Mi1 अपॉन N2 ना, N2∅12, इसलिए आपका M बराबर क्या हो जाएगा? M बराबर हो जाएगा N2∅12 अपॉन I1, माने ए आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का सेकंड फार्मूला है, जहां N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन सेकंड कॉइल, ∅12 क्या है? म्यूचुअल फ्लक्स बिटवीन बोथ कॉइल, म्यूचुअल फ्लक्स इन बोथ कॉइल। आपका I1 क्या है सर? आपका I1 जो है वो आपका फर्स्ट कॉइल में आपका करंट है। I1 क्या है? फर्स्ट कॉइल में आपका क्या है? करंट है। क्लियर? तो अब यहां से और भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हो सर। हाँ चलो इसको मिटा देते हैं, और क्या लिख सकते हो सर? देखो, चूंकि आपका क्या होगा, फ्लक्स बराबर क्या होता है? फ्लक्स बराबर होता है MMF बटा रिलक्टेंस, यहाँ MMF कितना सेटअप हुआ? MMF चूंकि करंट तो इसमें ना चेंज हो रहा है, MMF आपका कितना हो जाएगा सर? N1I1 बटा रिलक्टेंस S, नहीं, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा सर? M बराबर आपका क्या हो जाएगा? M बराबर हो जाएगा N2 अपॉन I1 इंटू ∅12 को क्या लिख सकते हो? N1I1 अपॉन S। इसलिए लिखेंगे सर, इसलिए हम आपका, इसलिए चूंकि हम करंट तो इसमें दे रहे हैं ना, सप्लाई तो इसमें दे रहे हैं ना, तो चेंजिंग तो हमारा MMF तो इस कॉइल में सेटअप होगा ना, इस कॉइल के कारण ना फ्लक्स डेवलप हुआ है और लिंक कर रहा है इसमें, तो MMF जो होगा इस कॉइल का लेंगे N1I1 बटा S। हाँ तो फ्लक्स यानी आपका कितना हो जाएगा? आपका फ्लक्स माने आपका कितना? ∅12, फ्लक्स मतलब आपका क्या हो जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हो, माने ∅12 बराबर N1I1 बटा S, और S रिलक्टेंस है। ये जो फ्लक्स का जो पाथ है ना, फ्लक्स का जो पाथ देख रहे हैं, इस पाथ का रिलक्टेंस होगा, क्या होगा? इस पाथ का रिलक्टेंस होगा S, इस पाथ का रिलक्टेंस आपका क्या होगा सर? S होगा। हाँ तो अब देखो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो M बराबर आपका क्या हो जाएगा? N2 इंटू N1 अपॉन S, और आपका क्या हो जाएगा? S बराबर N1 इंटू N2 अपॉन S। वहाँ आया था सेल्फ इंडक्टेंस N² बटा S। क्लियर? तो यहाँ आपका क्या है? N1 पहले कॉइल का टर्म, N2 दूसरे कॉइल का टर्म, और S क्या है?
ये जो म्यूचुअल फ्लक्स है ना, म्यूचुअल फ्लक्स का जो पाथ है, इस पाथ का रिलक्टेंस। क्लियर? तो आपका हमारा सॉरी एम बराबर आया ना, एम बराबर आपका क्या है, N1 N2 बटा एस। तो आपका ये पहला फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया, आपका ये तीसरा फार्मूला हो गया। अब आप देखो, अब आप चौथा फार्मूला भी लिख सकते हो, चौथा भी लिख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि एस बराबर जानते हो सर क्या होता है, एल बटा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए, जहाँ ए क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, माने जो मैग्नेटिक सर्किट है, जो फ्लक्स जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, यही मैग्नेटिक सर्किट है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, माने मैग्नेटिक सर्किट का क्रॉस सेक्शनल क्या होगा, एरिया होगा। इसलिए हमारा एम बराबर क्या हो जाएगा सर, एम बराबर N1 इंटू N2 अपन क्या हो जाएगा, एल बटा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा सर, एम बराबर यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए, ऊपर चला जाएगा, इंटू N1 इंटू N2 इंटू ए बटा ए। तो ये आपका कॉमन एक्सप्रेशन, चौथा एक्सप्रेशन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, माने आपका क्या है सर, ये देख लो, ये आपका क्या है, ई बराबर एम डी आई बाई डी टी मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्ट यहाँ से एम निकाल लिए। दूसरा हमारा क्या है सर, ई बराबर एम डी आई बाई डी टी, दूसरा आपका क्या होता है, ई बराबर एम डी फाइव बाई डी टी है। तो यहाँ फ्लक्स कितना है, 512 है, फ्लक्स कितना है, 512, और इसमें नंबर, चूंकि ई एम जो इस कॉइल में ना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इवन ई एम जो है इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इसलिए यहाँ एन के जगह N2 लिखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा सर, ई एम बराबर N2 डी फाइव वन अपॉन डी टी, चूँकि ये हमारा जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला ई बराबर एन डी फाइव बाई डी टी, तो फाइव तो 512 है और एन हमारा N2 है, चूँकि इस कॉइल में म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसलिए हमारा ई एम बराबर N2 डी फाइव वन अपॉन डी टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और चूँकि इसी फार्मूला से आया है, तो दोनों तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर न होगा, तो दोनों को बराबर कर दिया, तो एम आई वन बराबर क्या हो जाएगा, N2 512, तो यहाँ से एम निकाल दिए, N2 512 अपॉन आपका क्या हो जाएगा I1। तो देखो तो आपका क्या होगा, लिंकेज फ्लक्स N2 512, तो N2 इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है, इसमें फ्लक्स लिंक कितना कर रहा है, 512, तो लिंकेज फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल बटा करंट फ्लो थ्रू, सॉरी लिंकेज फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल, लिंकेज फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल टू दी flux to the current flow through first coil is known as mutual inductance. The ratio of linkage flux N2 512 linkage flux first coil में है, और ये आपका I1 फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो रहा है। The ratio of linkage flux in first coil to the current the ratio of linkage flux in second coil to the flux to the current flow through the first coil is known as mutual inductance। मैंने इसको सर एक बार फिर से देख लो, कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ लिंकेज फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल टू द करंट फ्लो इन फर्स्ट कॉइल, माने ये लिंकेज फ्लक्स है सेकेंड कॉइल में, ये करंट फ्लो है आपका फर्स्ट कॉइल में, तो सेकेंड कॉइल में लिंकेज फ्लक्स और फर्स्ट कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, दोनों का रेशियो आपका दोनों कॉइल के बीच का क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। क्लियर? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का है पहला, ये दूसरा एक्सप्रेशन, ये तीसरा एक्सप्रेशन, माने म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल के नंबर ऑफ टर्न के प्रोडक्ट और जो आपका म्यूचुअल फ्लक्स का जो पाथ है उसके रिलक्टेंस से हम डिवाइड कर देंगे, तो एम निकल जाएगा। क्लियर? माने म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दोनों कॉइल के नंबर ऑफ टर्न के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो म्यूचुअल फ्लक्स है उसके पाथ के रिलक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ से देख रहे हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है म्यूचुअल फ्लक्स के पाथ के रिलेटिव परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों के टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये जो फ्लक्स पाथ का जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैग्नेटिक सर्किट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मैग्नेटिक सर्किट का जो लेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये हमारा ओरिजिनल डिफिनेशन है, ये द रेशियो ऑफ लिंकेज फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल टू द करंट फ्लो थ्रू द फर्स्ट कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। और एक चीज़ और देख लेना, अब हम थोड़ा सा और बतला देते हैं। जैसे मान लो कि हमारा एक कोई कॉइल है, इसमें सिर्फ डीसी करंट देंगे, कोई करंट चेंज नहीं कर रहा है। हेयर आई इज नॉट वैरिंग, माने आई वैरिंग नहीं कर रहा है।
तो आई के कारण यहाँ तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा सर आपका, क्योंकि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो ये जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट फ्लक्स होगा, माने वेरिंग फ्लक्स नहीं होगा, चेंजिंग फ्लक्स नहीं होगा, इसलिए यहाँ कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। फ्लक्स लिंक करने से काम नहीं होगा, फ्लक्स की संख्या में चेंजिंग होना चाहिए, इसलिए यहाँ कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, माने इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, तो माने अब यदि फ्लक्स कांस्टेंट रहे, फ्लक्स का वैल्यू चेंज नहीं करे तो कोई ईएमएफ इंड्यूस इसमें नहीं होगा। माने इसमें ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा जब इस करंट वायरिंग, जब ये जो होगा करंट वायरिंग होगा और इस वायरिंग करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो वायरिंग होगा, तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। उसी तरह आपका मान लो यहाँ कांस्टेंट फ्लक्स दे रहे हो, एक और कॉइल आपका यहाँ है, इसका वाला फ्लक्स इसमें भी लिंक कर रहा है, तो ना ही इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ना इसमें म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। क्यों? क्योंकि हियर आई इज नॉट वायरिंग, करंट वायरिंग नहीं है, करंट आपका क्या है सर, कांस्टेंट है, करंट आपका कांस्टेंट है, जिसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी कांस्टेंट होगा, ये भी आपका कांस्टेंट फ्लक्स होगा, मानी ये भी आपका स्टेशनरी फ्लक्स होगा, माने वायरिंग फ्लक्स नहीं होगा, इसलिए न इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, न इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, न सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, न ही म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। थैंक यू।